हाँ, प्रीवियस क्लास में हमने जो किया था बच्चों उसके आगे करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने लिमिटेड एजेंट बताया था आप लोगों को, है ना? यस सर। गुड। अब देखो लिमिटेड एजेंट से आगे की मैं बात करता हूँ। इसमें देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूंगा, ठीक है? यस सर। मॉलिक्यूलर फार्मूला साथ में एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल। एम्पिरिकल फार्मूला में ऐसा नहीं होता। इट ओनली एक्सप्लेन या इट ओनली रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ constituent atoms in a molecule। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं बेंजीन बोलता हूँ, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। अगर मैं एसिटिलीन बोलता हूँ, एसिटिलीन यानी इथाइन, पता है एसिटिलीन का क्या होता है फार्मूला? इथाइन का C2H2। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों का। अब मैं कहूँ दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला बताओ। एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो। तो दोनों को H और H को कैंसिल कर दो, H6 और इसको 6 को, तो क्या बच जाएगा? C1H1। और इसका एसिटिलीन का भी क्या हो जाएगा? C1H1। तो एम्पिरिकल फार्मूला दोनों के लिए एक जैसा हो जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला में ये डिमेरिट है जो आप एग्जैक्ट कौन सा मॉलिक्यूल है वो नहीं बता सकते। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से एग्जैक्ट मॉलिक्यूल पता चलता है ये बेंजीन है कि एसिटिलीन है। एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है? रेशियो बताता है। ठीक है? यस सर। तो जब भी हमारे किसी भी क्वेश्चन में मास दिया रहता है, किसी भी हमें को मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना है और हमें किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम है सबके मास गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो जब में मास गिवन होगा तो उससे हम क्या करेंगे? उसके मास से मोलर मास को डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। वो नंबर ऑफ मोल जो बताएगा वो सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा, यानी एम्पिरिकल फार्मूला बताएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर मास गिवन है तो पहले एम्पिरिकल फार्मूला ही निकल के आता है। और जब एम्पिरिकल फार्मूला एक बार निकल के आ जाता है फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकलता है? तो उसका सिंपल सा रूल है, एम्पिरिकल फार्मूला तो अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल है और उसमें एम्पिरिकल फार्मूला पता करना है तो उसके लिए क्या है? सबसे पहले हम क्या करें? जितने भी गिवन मास है उस सबका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। ठीक है? हमें फाइंड करना है सिंपलेस्ट रेशियो ठीक है ऑफ मोल प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कैसे सिंपल मोल हम कैसे निकालते हैं तुम्हें पता है?
मास अपॉन मोलर मास। इससे हमें मोल निकालेंगे और मोल निकालने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, सबके सिंपलेस्ट रेशियो पता करेंगे। अभी कैसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगा अभी, लेकिन अभी आप जानो हमें करना क्या है। जब एक बार एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आ जाए तब फिर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करने के लिए क्या करेंगे। तो देखो हमारे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करने के लिए दो चीज गिवन होना चाहिए, ठीक है। गिवन में क्या सब होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए हमें, मॉलिक्यूलर या मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एक ही चीज है, बस डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर मास में एमयू में होता है, एक मॉलिक्यूल का मास होता है, और मोलर मास जो होता है उसी कंपाउंड के एक मोल का मास होता है, ये ग्राम में होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। और ये किस में होता है, एमयू में। तो या तो हमें मॉलिक्यूलर या मोलर मास गिवन होना चाहिए, ठीक है, या नहीं तो क्या गिवन होना चाहिए, उस कंपाउंड का वेपर डेंसिटी गिवन होना चाहिए, या कुछ ऐसा चीज गिवन होना चाहिए जिससे मैं उसका मोलर मास निकाल सकूं, क्योंकि हमें मोलर मास चाहिए ही चाहिए। वेपर डेंसिटी दे रखा होगा तो उसके लिए हमारे फॉर्मूला है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, किसी भी चीज का वेपर डेंसिटी अगर गिवन है तो उससे तुम मोलर मास निकाल सकते हो। कैसे, याद है फॉर्मूला, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो अगर हमारे क्वेश्चन में इसमें से कुछ भी है, या तो वेपर डेंसिटी है या मोलर मास है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये गिवन होना चाहिए। अगर ये गिवन है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो पहले निकालेंगे कोफिशिएंट। जनरली एन से लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चलो एक्स से लिखता हूँ, क्योंकि एन कई चीजों को रिप्रेजेंट करता है, एन नंबर ऑफ मोल को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए तो कंफ्यूजन ना आए, तो चलो मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर कोफिशिएंट। मॉलिक्यूलर कोफिशिएंट इक्वल टू हो जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चन में पहले से मोलर मास गिवन होगा क्वेश्चन में, या मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा। अगर नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास तुम्हें वेपर डेंसिटी दे रखा होगा तो उसे निकालना है, और फिर मोलर मास को डिवाइड कर देना है किससे, इंपेरिकल फार्मूला मास से, क्योंकि हम इंपेरिकल फार्मूला यहाँ से निकाल लेते हैं, उससे डिवाइड करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला मास। अब जब हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये एक्स आ जाएगा। एक्स आने के बाद क्या करेंगे, तब निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है इंपेरिकल फार्मूला और इनटू एक्स, इससे निकल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये कुछ फार्मूला है जिसको अभी नोट कर लो, इसके बाद हम यूज करने वाले हैं। ये 3 स्टेप से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन अभी दूंगा, पहले आप इसे नोट करो, ठीक है। यामिका रिस्पॉन्ड। Yes, sir. बच्चों सुन रहे हो, Yes, हेलो, sir. हाँ गुड, Yes, sir. नोट करो इसे। हो गया सर। अब देखो इसके बाद स्क्रॉल करते हैं नीचे ताकि नोट कर सको। और सर कोएफिशिएंट मतलब किसका, मॉलिक्यूलर कोफिशिएंट, मतलब ये अभी पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन में करवाता हूँ तो। ठीक है सर। लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। यस सर। लेट, हमारे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है, अ कंपाउंड contains
4.07 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, 24.27% ऑफ कार्बन। ठीक है, एंड 71.65% of chlorine. Its vapor density is इस कंपाउंड का 49.98। रुक जाओ, 49.48 ये है गिवन। (49.48 ग्राम। Find the molecular formula of that compound. अब देखो कैसे करते हैं इसे, एक तो मैं बताऊंगा। ठीक है, यस सर। सॉल्यूशन। हमसे सबसे पहले सिंपलेस्ट रेशियो निकालना, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम पहले टेबल बना लेते हैं कुछ। हमने लिखा इधर क्या सब हमारे पास है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बाद हमें फाइंड करना है उसका नंबर ऑफ मोल। अभी मैंने कहा था नंबर ऑफ मोल पता करना है, ये हमने लिखा था नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय मोलर मास। उसके बाद फाइंड करना है सिंपलेस्ट रेशियो। ये तीन चीज पता करने से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सिंपलेस्ट रेशियो। देखो एलिमेंट्स क्वेश्चन में कौन कौन से हैं बच्चों, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन की कितने परसेंटेज दे रखा है, 4.07। (24.27) कार्बन एंड क्लोरीन के क्वेश्चन में देखते हैं 71.65। अब ये जो मास है उसको डिवाइड करेंगे मोलर मास से। हाइड्रोजन का मोलर मास पता है कितना होता है, 1। ठीक है, कार्बन का बच्चों बताओ कितना होगा, 12। और क्लोरीन का क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी भले मान लो ना दिया हो, क्योंकि अभी तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, लेकिन दिया रहेगा। एनसीईआरटी बुक में हो सकता ना दिया हो, मॉड्यूल में ना दिया हो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पीछे लिखा होता है, इसीलिए नहीं दिया होता है। लेकिन जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो मोलर मास गिवन होगा। एटॉमिक नंबर लर्न करने पड़ते हैं, लेकिन एटॉमिक मास गिवन होते हैं। तो क्लोरीन के कितने होते हैं, 35.5। ठीक है, तो चलो इसको नंबर ऑफ मोल निकाल लो। हाँ पूछो। सो ये मास दिया हुआ है, ये तो परसेंटेज दी हुई है ना। हाँ तो देखो परसेंटेज दी रखी है ना, तो आउट ऑफ 100 में हम लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज मास हो या मास दे रखा हो, तो अगर परसेंटेज दे रखा होगा तो नंबर ऑफ मोल एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, सिंपलेस्ट निकलेगा। जैसे मान लो 100 के अंदर 2 मोल है, तो 200 के अंदर कितने मोल होंगे, 4। 300 के अंदर कितने होंगे, 6। हमें तो लास्ट में रेशियो ही चाहिए ना, नंबर ऑफ मोल एग्जैक्ट नहीं चाहिए हमें। चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल का रेशियो चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल। इसीलिए अगर परसेंटेज भी दे रखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें फाइनली फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, रेशियो। तो रेशियो तो हर जगह देखो, 100 में 2, 200 में 4, 300 में 6। तो रेशियो हर जगह क्या आएगा, मान लो 100 में हाइड्रोजन है 2 और क्लोरीन है मान लो 6, तो 200 में हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और क्लोरीन कितना हो जाएगा
12। तो 12. रेशियो तो हमेशा हमारा सेम ही आएगा ना, Yes, sir. तो इसीलिए हमें परसेंटेज दे रखा हो या एग्जैक्ट मास दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल नहीं निकालने, हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ मोल। क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो अगर आपके पास एग्जैक्ट मास ना देके परसेंटेज मास दे रखा है, तभी आपको नंबर ऑफ मोल जो ये निकाल रहे ना, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल नहीं है, दैट इज द मोल रेशियो है। तो मोल रेशियो हमारे लिए सेम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद कितना आएगा बच्चों बताओ, 4.07। ये डिवाइड होके कितना आएगा, 2.02 अप्रॉक्स। और ये कितना आएगा, 35.5, 2.02 अप्रॉक्स। अब जो सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो इसमें जो सबसे लिस्ट वैल्यू है, इस दोनों में से किसी एक को भी ले लो, मान लो 2.01 आ रहा है, इस दोनों तीनों में से कौन सा लिस्ट है, ये लिस्ट वैल्यू है। ये जितने भी वैल्यू हमारा है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, थर्ड वाला हो गया लिस्ट। Yes, sir. इससे तीनों को डिवाइड कर दो तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। तो 4.07 डिवाइडेड बाय 2.01, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.01, 2.01, इसको खुद को भी डिवाइड कर दो 2.01 से। ये याद रखना, जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल जो आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, इंटीजर में तुम्हें लेना है। अगर इंटीजर में नहीं आ रहा है ना, तो उसको राउंड ऑफ कर लेना। तो ये राउंड ऑफ करके बताओ कितना हो जाएगा, कैंसिल होके 2, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1, 1. और ये कितना आ जाएगा 1। जैसे मान लेते हैं एक लंपसम, अगर हमारे पास ये 2 आ जाता, ये 1.1 आ जाता, ठीक है, ये 1.98 आ जाता, तब भी मैं इसको क्या लिखता, 1 नहीं लिखता, और इसको मैं क्या लिखता, 2 लिखता, क्योंकि हमें किस में लेना है, अप्रॉक्स नियरेस्ट इंटीजर में लेना है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. लेकिन अगर बच्चों ऐसा हो जाता, क्योंकि ये तो मेरा एग्जैक्ट आ गया है आंसर तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अजीब अजीब वैल्यू आते हैं। जैसे मान लो वैल्यू कुछ इस तरह से आते हैं, यहाँ पे कैंसिल होने के बाद 2 आता, ये 1.5 आता, और इसे 1। अब तुमको सर ये 1.5 को अप्रोक्सीमेट करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि 1.5, 1.4 इस सब को अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, इतना इतना को हम 1.1 तक अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, 1.9998 सबको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, लेकिन 1.3, 1.4, 1.5 को अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते। तो इसके बदले हम क्या करेंगे पता है, जब ऐसे हमारे पास कुछ आ जाए तो हम क्या करेंगे बताओ, अगर ऐसा वैल्यू जब भी आ जाए ना, तो तुम्हें लेकिन आंसर तुम्हें इंटीजर में ही चाहिए, तो तुम क्या करोगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो इंटीजर में आ जाएगा सब, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। समझ में आया? Yes, sir. अगर ये डिवाइड करने के बाद किसी भी केस में कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए जिसमें कोई एक वैल्यू इंटीजर में नहीं आ रहा है, तो उसको इंटीजर में लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे उससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे सिंपलेस्ट रेशियो जो है उसमें कोई डिफरेंस ना आ पाए। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. दोनों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब देखो, तो अभी अब हमारे पास ऐसा कुछ केस था नहीं जो हमें मल्टीप्लाई करते, तो अब इससे हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, तो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला भी आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट को ही कहते हैं। कार्बन के कितने आए बच्चों बताओ, 1, तो लिखेंगे C1। H के कितने आए, 2, लिखेंगे H2। Cl के कितने आए, 1, तो Cl1। 1 को जनरली फॉर्मूला में नहीं लिखा जाता है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया CH2Cl। ये हो गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। यहां तक निकाल चुके हैं। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाए, तब तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए तुम्हें कोफिशिएंट चाहिए। तुम जो पूछ रही थी सर कोफिशिएंट क्या होता है, अब कोफिशिएंट के लिए हमारे क्वेश्चन में मोलर मास चाहिए। अगर मोलर मास नहीं दे रखा होगा तो कुछ ऐसा चीज जरूर दे रखा होगा जिससे मोलर मास निकल जाए। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, Vapor density. वेपर डेंसिटी दे रखा है, इससे मोलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास। तो देखो अब हम क्या करेंगे, तो मोलर मास पहले निकाल लेंगे। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी दे रखा है 49.48, ये हो जाएगा 98.96। ये इतना आ गया हमारे पास क्या,
मोलर मास। अब कोफिशिएंट जिसको मैंने x कहा था, ये होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। इंपेरिकल फार्मूला क्या है? Yes. CH2Cl। तो C के होते हैं 12, हाइड्रोजन के होते हैं कितने मास? 1, तो 2 इंटू 1, और Cl का होता है 35.5। ये सबको ऐड कर दो। ये ऐड करने के बाद हो जाएगा 49.48। इसको क्या करो, कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा? 2। तो हमारे पास x कितना आ गया बच्चों? 2। अभी x होता क्या है यहाँ तुम्हें पता चल जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का कोफिशिएंट होता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला इनटू x। इंपेरिकल फार्मूला क्या था? CH2Cl इनटू x। x कितना है? 2। ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा C2H4Cl2। ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x जो था दैट इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, x का समझ में आ गया? ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, क्योंकि अगर मैं ऐसे कट कर दूं तो क्या जाएगा कट करने के बाद? तो ये हमने कितने से कट किया? 2 से। तो 2 क्या था? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. तो ये जो x है ये मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, यानी जब हम उसका रेशियो निकालते हैं तो मिनिमम रेशियो लाने के लिए कितने से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। उसी को मैंने यहाँ पे x लिखा है। तो इस तरह से हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। नोट करोगे इसे? क्या आगे करवाएं? इसे मैं पीडीएफ भेज दूंगा ना। अभी तक समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes. आगे करवाऊं या डू यू वांट टू नोट दिस थिंग्स? सर आप Sir, आप PDF आगे पे- करवा दो। गुड, चलो तो आगे मैं करवाता हूँ। तो आगे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ Sir, वो इसी पे एम्पिरिकल फॉर्मूला पे। हाँ पूछो, कुछ पूछना है तो। सर वो वेपर डेंसिटी और नॉर्मल जो डेंसिटी होती है उसका कुछ डिफरेंस होता है? ऑलरेडी मैं ये पीडीएफ पे सेंड किया है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ वेपर डेंसिटी और नॉर्मल डेंसिटी भी क्या होता है। डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, मान लो हमें डेंसिटी ऑफ CO2 है, उसको अगर मैं क्या करूँ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दूं एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के लिए होना चाहिए। तो उसको जब डिवाइड करूंगा तो इसका जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी ऑफ CO2। यानी किसी भी चीज के डेंसिटी को जब हम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड करते हैं तो वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का यूनिट नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर मिलीलीटर, इसका भी यूनिट होगा ग्राम पर मिलीलीटर, तो दोनों का यूनिट आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो वेपर डेंसिटी का क्या होता है? नो यूनिट। और वेपर डेंसिटी एक तरह से हो क्या गया? रेशियो ऑफ डेंसिटी। रेशियो ऑफ डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। समझ में आया बच्चों? यस सर। इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। अब देखो इससे मैंने तुमको कि सर ये कैसे रिलेशन निकला वो भी मैं बता देता हूँ। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास अपॉन वॉल्यूम किसका? हाइड्रोजन का। लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ। यस सर। Yes, sir. लेट दोनों का मोल 1 है। लेट मोल ऑफ CO2 एंड H2 इज 1। तो एक मोल के लिए मास को क्या बोलते हैं? तो मास ऑफ 1 मोल को क्या कहते हैं बच्चों? मोलर मास। क्या बोलते हैं उसे? मोलर मास। Molar किसी भी चीज के एक मोल के मास को मोलर मास। तो ये जो स्मॉल m है इसको मैं चाहूं तो एक मोल के लिए क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल M, मोलर मास। ठीक है, ये हो गया CO2 का। उसी तरह ये क्या हो जाएगा? मोलर मास इसका, हाइड्रोजन का। एवोगैड्रो लॉ होता है, अगर एवोगैड्रो लॉ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल नंबर ऑफ मोल अगर होगा गैस का तो उसके वॉल्यूम भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल। हाँ, तो अगर मान लो हमने दोनों का मोल 1 लिया है, हाइड्रोजन का और CO2 का, दोनों का, तो दोनों का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा आपस में? इक्वल। ये एवोगैड्रो का लॉ है, तो अपने PDF के नोट में चेक करना है। एवोगैड्रो लॉ है इक्वल मोल ऑफ गैस हैविंग इक्वल वॉल्यूम, या इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हैविंग इक्वल मोल्स। तो हमने दोनों का अगर 1 मोल लेट किया है तो वॉल्यूम दोनों का क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
अब ये बच्चा मोलर मास ऑफ CO2। Yes. अच्छा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 2। तो मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मोलर मास का रिलेशन इस तरह से जाता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये तो CO2 था, किसी भी गैस का अगर होता तो सबके लिए यही आता। आया समझ में? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. तो और चलो कोई बात नहीं, ये पुरानी PDF में है, एक बार उसको क्या करो, एक्सप्लोर करना। मैं जितने भी PDF भेजता हूँ ना, उस सबको प्रिंट निकाल लो या उसको किसी फेयर कॉपी में लिख लिया करो, क्योंकि तुम्हारे पास एक प्रॉपर नोट होना चाहिए। अभी अगर तुम नोट नहीं साथ में रखते हो तो जब तुम कंपटीशन के टाइम में जाओगे उस टाइम में तुम्हें ज्यादा वर्क करना पड़ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? अ प्रॉपर Yes, नोट यू sir. मस्ट हैव अकॉर्ड इन सीक्वेंस ऑफ योर क्लास, रिदम में होना चाहिए। ठीक है? जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ उसके क्वेश्चन भी साथ होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अगर आप अलग पेज कॉपी में करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थ्योरी एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। ठीक है? Yes, sir. अगर आप नहीं नोट करना चाहते हो तो इसके PDF को प्रिंट करा करा के फाइल में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम बचे तो सिर्फ क्वेश्चन ही करो, क्योंकि नोट करने में फिर दोबारा तुम्हें नोट करना पड़ जाएगा, तो ऐसे बच सकते हो। अब देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का ही, ये हम करेंगे अभी। तो लिखते हैं, burning a small sample of a fuel gas gives fuel gas in oxygen gives 3.38 grams CO2 and 0.690 gram H2O and no other products। ठीक है? Yes, sir. Now a volume of 10 liter of this gas, a volume of 10 liter of this gas, a volume of 10 liter of this weigh 11.6 gram। Find molecular formula of fuel gas। देखो ये क्वेश्चन हम करते हैं। करें इसे। इसे सोल्व करेंगे, अब तुम लोग करोगे इसे। बताते हैं, ये पिछले वाली क्वेश्चन की तरह है। देखो कोई एक फ्यूल गैस है, हमें पता नहीं ये फ्यूल गैस कौन सा है। जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद CO2 और H2O दे रहा है।
ठीक है, समझ में आया? यस सर। कोई अदर प्रोडक्ट्स नहीं दे रहा। CO2 दे रखा है 3.38 ग्राम और H2O है 0.690 ग्राम। अब इस फ्यूल गैस का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है ये हमें लिखना बहुत जरूरी है, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में फाइंड क्या करना है। चलो, अब हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला करने के लिए इसका इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन होगा यहाँ से आया होगा। देखो इसमें बर्निंग ऑफ स्मॉल सैंपल ऑफ फ्यूल गैस हैविंग, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो कि लिखना बहुत जरूरी है। फ्यूल गैस हैविंग, उस फ्यूल गैस में एक चीज था हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये फ्यूल गैस में सिर्फ और कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ये लिखा होना चाहिए। ये लिखा था, मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो अब देखो ये जो फ्यूल गैस है इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है, बाकी चीज नहीं है। तो ये जो फ्यूल गैस है ये कार्बन के इसके कार्बन O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाए होंगे और इस फ्यूल गैस के हाइड्रोजन O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए होंगे, H2O बनाए होंगे। बच्चों अब ये देखो 44 CO2, इसका मास होता है 44। कैसे में पता चला? क्योंकि 12 होता है मोलर मास कार्बन का और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 × 16, तो मोलर मास कितना हो गया इसका 44। इन 44 ग्राम ऑफ CO2 कार्बन कितने होंगे? 44 में कार्बन का मैंने कितना मास यूज किया है बताओ? इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाउ मच मास ऑफ कार्बन इज यूज्ड? 12. Therefore, if we have 3.38 gram of CO2, then how much carbon will be present in that, in such a gram? 12 upon 44 into 3.38 gram. Clear? H के होते हैं 2 × 1 + 16 यानी 18. In 18 gram H2O, weightage of hydrogen is 2 gram. Therefore, if we have 0.690 gram of H2O, then hydrogen will be 2 upon 18 into 0.690. यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, मैंने कैसे किया ये। We know 44 ग्राम अगर CO2 है तो उसके अंदर 12 ग्राम कार्बन होते हैं। तो अगर हमारे पास 3.38 ग्राम CO2 होंगे तो उसके अंदर कितने कार्बन होंगे? यूनिटी मेथड से निकल जाएगा। उसी तरह 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर 0.690 ग्राम वाटर होगा तो उसके अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे? ये यूनिटी मेथड से निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. तो हमारे पास कार्बन इतना आ गया और हाइड्रोजन इतना आ गया। अच्छा बच्चों, ये जो कार्बन CO2 के अंदर इतने से कार्बन आए हैं, ये कार्बन का जो अमाउंट आया है ये यहां से तो आया नहीं होगा, ये तो फ्यूल गैस से ही आया होगा। इसका मतलब फ्यूल गैस के अंदर जो कार्बन है वो हमें पता चल गया कितना है, 12 × 3.38 अपॉन 44। अच्छा, इस H2O में जो हाइड्रोजन आया है वो कहां से आया? ऑक्सीजन से तो आया नहीं है, वो कहां से आया है? फ्यूल गैस से। इसका मतलब इस फ्यूल गैस के अंदर जो हाइड्रोजन होगा वो होगा कितना, 2 × 0.690 अपॉन 18। ये हमें पता चल गया। अब देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में कार्बन और हाइड्रोजन का मास पता चल गया। अब जब तुम्हें मास पता चल गया तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर लोगे। कैसे? इसको मोलर मास से डिवाइड करोगे, फिर सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे। पता चल गया कैसे करना है? फिर भी मैं बताता हूँ। Yes, sir. एलिमेंट लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, मोलर रेशियो निकालेंगे, फिर मोलर रेशियो के बाद हम क्या निकालते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो। यही चीज करते हैं ना, ये 3 चीज हमने किया था ना। Yes, sir. एलिमेंट हमारे पास 2 ही है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन का मास हमारे पास क्वेश्चन में है कितना, 12 × 3.38 डिवाइडेड बाय 44। ये और इसको डिवाइड करना है कितने से, मोलर मास। कार्बन के मोलर मास कितने होते हैं बच्चों, 12, इससे डिवाइड कर देना है। हाइड्रोजन का हमारे पास मास कितना है क्वेश्चन में, 2 × 0.690 डिवाइडेड बाय 2। ये तो हाइड्रोजन का मास हो गया। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1 से इसको डिवाइड कर देना है।
डिवाइड करने के बाद देखो ये 12 12 कैंसिल होकर बच जाएगा 3.38 डिवाइडेड बाय 44। कितना आ जाएगा ये 3.38 डिवाइडेड बाय 44 आ जाएगा ये, ठीक है। Yes. तो Yes. 3.38 डिवाइडेड बाय 44 आ रहा है। अब इसको मैं डिवाइड करके देखता हूँ, तुम्हारे लिए कैलकुलेटर यूज करता हूँ। तो देखो कैलकुलेटर यूज करने के बाद कितना आता है। 3.38 12 12 तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 44 ये आ जाएगा 0.076। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये बाकी जो बचा हो जाएगा 0.0767 मैं लिख लिया। चलो अब इसको डिवाइड करो, ये 2 सर अपॉन वहाँ 18 पे था। नीचे 18 नहीं था। हाँ 18 था, गुड, ये 2 अपॉन 18 था। चलो अब 2 को इससे डिवाइड करो तो ये 9। अब देखो 0.690 को डिवाइड करता हूँ 9 से, ये भी आ रहा है उतना ही 0.077। इसका सिंपलेस्ट रेशियो तो बहुत ही आसान हो जाएगा, इसको इसी से डिवाइड कर देंगे। दोनों में से दोनों एक ही जैसा है तो दोनों को अपने सिंपलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद ये 1 हो जाएगा और ये भी 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्या हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ? C1H1 यानी CH, बिल्कुल सही। अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या चाहिए बच्चों? मोलर मास चाहिए ना? यस सर। तभी तो मैं X निकालूंगा। अब देखते हो क्वेश्चन में मोलर मास नहीं दे रखा है, मोलर मास के बदले इसने कुछ और चीज दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस गैस वेट 11.6 ग्राम। अब इससे मोलर मास कैसे निकालोगे? एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल का STP पे, पता है क्या होता है? Volume upon 22.4. हाँ, इसमें एक चीज होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस गैस वेट 11.6 ग्राम एट STP, ये मेंशन होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं निकाल पाएगा। ये सब मिसिंग है क्वेश्चन, ये सब होना चाहिए था। तो देखो ये क्या हो जाएगा बताओ, अब इससे हम निकाल पाएंगे मोलर मास। हम इससे निकालेंगे कैसे, देखो निकालते हैं बिल्कुल सही। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वी हैव नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? STP। नंबर ऑफ मोल का एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। लिख सकता हूँ इतना? यस सर। अब गिवन मास हमारे क्वेश्चन में Yes, sir. दे रखा है, नहीं दे रखा? कि दे रखा है? देखो क्वेश्चन में गिवन मास दे रखा है शायद, दे रखा है। हाँ 11.6। कितना दे रखा है? 11.6। 11.6। और वॉल्यूम भी दे रखा है कितना? 10 लीटर। चलो ये याद रखना, मास 11.6 और वॉल्यूम 10 लीटर। तो गिवन मास W हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 11.6, मोलर मास हमें पता नहीं, वॉल्यूम रखा है 10 लीटर अपॉन 22.4। तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये आ जाएगा 25.98। अब बच्चों तुम्हारे पास मोलर मास आ गया है, अब क्या करोगे बताओ? X निकालोगे।